हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चलती होगी। आइए वीडियो के क्रम में हम आज स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं। आज हम जब चर्चा कर रहे हैं और संख्याओं विस्तार से संख्याओं के बारे में, तो हम और बताएं आपके बारे में, संख्याओं के बारे में कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप लोग इसका कॉन्सेप्ट, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी अवधारणा दिमाग में लोगों के गणितज्ञों के दिमाग में आई कैसे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा। आज हम उसी क्रम में, आज जो हमारी वीडियो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पे होगी कि भाज्य संख्या कौन सी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और अगर इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो हम इसमें जो है बताएंगे सहअभाज्य संख्या के बारे में भी कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो जो सहभाज्य संख्या क्या होती है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं और कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए हम डिटेल से आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो एक सुंदर सी पहले जो है हेडिंग डाल लेते हैं। भाज्य भाज्य की भाज्य संख्या होती कौन सी है, कौन सी संख्याएं भाज्य कहलाएंगी और कौन सी संख्याएं अभाज्य कहलाएंगी। देखिए, अगर भाज्य संख्या के बारे में अगर हम छोटी सी परिभाषा अगर लें, अगर हम छोटी सी परिभाषा इसके बारे में देखें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके पास दो से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य। अच्छा, दो से अधिक गुणनखंड होने का मतलब क्या है? दो से अधिक गुणनखंड होने का मतलब क्या है? एक इस बात को आप देखेंगे। जैसे देखिए, हम जिसे लेते हैं चार, ठीक, चार अगर लेते हैं तो इसमें बताइए कि ये चार किन किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, किन किन संख्याओं से यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो है कि यह एक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, अगर हम चार में एक से भाग देंगे तो भाग देने का नियम क्या है? एक का पहाड़ा चार, ऐसे तो इतनी बार पढ़ेंगे कि चार आ जाए, चार से कम हो, चार से ज़्यादा ना हो। तो एक चौक को चार, कितनी बार गए? चार बार। मतलब कि चार बार तो गया, लेकिन पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। पूरा पूरा क्या हो गया? ये कट गया। इसी क्रम में अगर देखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि दस, दस, सॉरी इसी में देखते हैं। देखिए, इसी इसके बाद जो है चार को अगर हम दो से डिवाइड करेंगे तब भी क्या हो जाएगा? दो दूनी चार। इसी बाद चार को अगर हम चार से डिवाइड करेंगे तो चार एक कम चार, तब हो गया। यानी देख रहे हैं कि जो चार है वह एक से डिवाइड हो रहा है, चार जो है दो से डिवाइड हो रहा है और चार जो है खुद चार से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार हम एक संख्या लेते हैं छः। यह एक से डिवाइड होगी, या दो से डिवाइड होगी, या तीन से डिवाइड होगी, और यह चार से भी, सॉरी छः से भी पूरी पूरी कट जाएगी। एक संख्या हम और लेते हैं आठ। यह एक से भी डिवाइड होगा, यह दो से भी पूरा पूरा कट जाएगा, यह चार से पूरा पूरा कट जाएगा और यह आठ से भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ बिता देते हैं और एक संख्या यहाँ पर लेते हैं दस, यह एक से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, दो से पूरा पूरा कट जाएगा, और इसके बाद यह जो है दस, सॉरी पाँच से भी पूरा पूरा कट जाएगा और दस से भी क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। आप देख रहे हैं हमने इन चार संख्याओं को लिया है, चार, दस, छः और आठ। हमको दस को बाद में लिखना चाहिए था, लेकिन हमारे पास स्पेस था तो हमने क्या किया? लिख दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चार, दस, छः और आठ है, इसमें कॉमन देखा जाए गुणनखंड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, एक क्या है?
एक तो सब में कॉमन है, एक सब में कॉमन है, यानी एक जो है कोई भी संख्या हम लेंगे वह एक जो है सबको डिवाइड करेगा, सबको पूर्णतः क्या करेगा, काटेगा। एक ये की एक क्वालिटी है, ये एक का नेचर है कि एक जो है ना, एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं। चलिए दूसरा इसमें हम देखते हैं कि जो सभी संख्याएं खुद से भी क्या है, डिविजिबल है, यानी कि सभी संख्याएं खुद से भी कट जा रही हैं, सभी संख्याएं खुद से भी पूर्णतः कट जा रही हैं। देखिए अगर 4 है तो 4 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, एक पूर्णतः कट गया। 10 है, 10 को 10 से काटेंगे तो एक बार जाएगा, ये भी पूर्णतः कट गया। 6 है, 6 को 6 से काटेंगे तो भी तो पूर्णतः कट गया। और 8 है, इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी तो कट गया। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी संख्या हो, यहाँ पे चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे सम हो, विषम हो, एनीवन, कोई भी संख्या अगर हो, वह संख्या एक से और खुद से क्या होगी, डिवाइड होगी, यानी पूर्णतः कट जाएगी। किससे किससे, एक से और खुद से पूर्णतः क्या होगी, कट जाएगी। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि कोई भी संख्या हो उसके कम से कम तो 2 गुणनखंड जरूर होंगे। कम से कम कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। कौन कौन से होंगे, कम से कम 2 गुणनखंड जरूर होंगे। कौन कौन से, एक तो एक होगा, एक स्वयं वह संख्या होगी, एक होगा और एक क्या होगा, स्वयं वह संख्या होगी। तो 2 गुणनखंड तो कम से कम कोई भी संख्या हो, कम से कम 2 गुणनखंड तो उससे होंगे। ठीक है, चलिए तो पूर्णतः जो गुणनखंड होता है ना, तो कहने मतलब है जो भाज्य संख्या होती है, आपकी हमको लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी संख्या हो उसे कम से कम 2 गुणनखंड जरूर होंगे। लेकिन अगर ये आवश्यक नहीं है कि सभी संख्याओं के पास जो है सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है, यह आवश्यक नहीं है। मतलब हम कह रहे हैं कि वो अगर देखा जाए तो कोई भी संख्या अगर हो उसके कम से कम 2 गुणनखंड तो अवश्य ही होंगे। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, यह आवश्यक नहीं है कि सभी संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, यह आवश्यक नहीं है। जैसे यहाँ पे इसको ही देख लीजिए, क्या 4, जैसे हम कह दिए 5, अगर 5 के हम गुणनखंड देखें तो एक है, एक क्या है, 5 है। 3, इसका क्या है, एक है, एक 3 है। और इसके बाद 7 ले लेते हैं, एक है और एक क्या है, 7 है। ठीक है, तो ये बताइए हमको, क्या इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है, नहीं है। 5 3 7, 5 3 7, कम से कम 2 गुणनखंड तो जरूर रखें। कौन कौन, एक तो एक है जो सबको डिवाइड करता है, एक स्वयं और कुछ संख्या है, ठीक है। लेकिन यह बोले कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। जैसे देख लीजिए 4, क्या 4 के 2 ही गुणनखंड है, नहीं, 4 के जो है 4 का गुणनखंड 1 भी है, 4 का गुणनखंड 2 भी है, और 4 का जो गुणनखंड है वो 4 भी है। 10 का गुणनखंड 1 भी है, 10 का गुणनखंड 2 भी है, और 10 का गुणनखंड 5 भी है, और 10 का गुणनखंड 10 भी है। 6 का 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और 8 का 1 है, 2 है, 4 है और 8। ठीक है, हमारे कहने का मतलब यही है कि कोई भी संख्या हो उसके कम से कम 2 गुणनखंड तो जरूर हो, जरूर होते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी संख्याओं के पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड भी हो सकते हैं। चलिए बस इतनी सी बात हम समझाना चाह रहे हैं। तो अब आते हैं हम भाज्य संख्या पे। जब भाज्य संख्या पे आएंगे ना, तो भाज्य संख्या अगर इसकी छोटी सी डिफिनीशन बनाई जाए तो हम बना सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, लिखें आप लोग भी लिखें, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके पास, जिनके पास 2 से अधिक
गुणनखंड गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। इसको मिटा दें। उससे जो डिफिनेशन बनी, परिभाषा जो बनी है, क्या कह रही है कि ऐसी संख्याएं जिनके पास दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है या भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसको लिख लीजिए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे अब जैसे हम लिखेंगे, जैसे 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 क्या हो गया, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, कहाँ तक हो गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, इससे हमारे कहने का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिनके पास दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। मतलब आप इनको पता नहीं कर सकते हैं कि भाज्य संख्याएं कितनी हैं, आप पता नहीं कर सकते हैं कि भाज्य संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, अनंत है। ठीक है, चलिए। अच्छा यहाँ पे देखिए, 4, जो 4 है कैसे भाज्य संख्या है। देखिए इसके पास कितने गुणनखंड है, एक तो 1 है, एक तो 2 है और एक क्या है, 4 है। कौन सा, 4। ठीक है, एक 4 है और एक 1 है। 4 का बाद 4 का क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। इसमें 6 का देखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो ऐसे सभी का जब गुणनखंड निकालते जाएंगे, आबादी गुणनखंड इनका, इनके गुणनखंड निकालेंगे तो एक जितनी भी संख्याओं से ये डिवाइड होंगे, पूरा पूरा कट जाएंगे उत्तर, वे उनके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। और भाज्य संख्या वही सब भाज्य संख्या कहलाती हैं जिनके पास दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो हम जो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इसको लिखिए फिर हम बताते हैं। इसको आप लोग लिखिए तो हम आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं इसमें कि इसमें क्या जो है पॉइंट नोट किया जा सकता है। आप लोग इसे देख सकते हैं। अच्छा, बता सकते हैं कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह कौन सी है। अगर हम नोट करें, इसको मिटा दें, अगर यहाँ पर नोट करें, पता इसमें करें कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है, तो आप लोग इसमें क्या बताएंगे। आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है कौन सी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे गौर करिए, अगर 2 के हम गुणनखंड निकालते हैं तो एक तो 1 है और एक क्या है, 2 है। एक 1 है और एक क्या है, 2 है। अब आप इसमें ये बताइए कि क्या ए जो है, क्या ए भाज्य संख्या होगी। तो हम तो डिफिनेशन क्या पढ़े हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
हम तो ये पढ़े हैं, लेकिन तो यहाँ पे क्या ऐसा संभव है दो के कंडीशन में? क्या दो के पास दो से अधिक गुणनखंड है? नहीं है, इसलिए हम दो को यहाँ पे नहीं रखते हैं। देखने में तो ये लग रही है, लेकिन तो एक जो है, जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा, उसको फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए हमने दो को भाज्य संख्या में नहीं रखा है। आगे इसको रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा अभी आपके सामने आएगा। तो इसको हम मिटाते हैं और लिखते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटे भाज्य संख्या कौन सी है? 4। दूसरी पॉइंट इसमें नोट करते हैं, सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी जो भाज्य संख्या है वह नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें आप दो इसको लिखें और इसमें दो ठो एक पॉइंट नोट कर लें। इसके बाद फिर हम चलते हैं अभाज्य संख्या पर। इसको आप लिखिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं अभाज्य संख्या पे कि अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती है। जब दोनों पढ़ लेंगे तो हम कुछ पॉइंट मेन जो पॉइंट कुछ हैं उनको लिखवाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट हम लिखवाएंगे, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मुख्य बिंदु जो है उसमें निचोड़ कर निकालेंगे, वह इसीलिए कहते हैं कि ये वीडियो जो है सभी देख सकते हैं, लोअर क्लास के भी देख सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि हम जो कि चीज़ों को बताते हैं, छोटी चीज़ों को बताते हैं, और उससे क्या निकल के आता है उसको भी यहाँ पे हम रखने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ तक आप लिख लेंगे। अब दूसरे हेडिंग डालिए, अभाज्य अभाज्य तो भाई दूसरी हेडिंग होगी, तो क्या होगी? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। चलिए, अब अभाज्य संख्या भाई ये कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या अभी हम भाज्य पढ़े हैं, तो आप इसकी छोटी सी अगर परिभाषा अगर हम देना चाहें तो हम अपने ऐसे बना सकते हैं कि वे संख्याएं जो भाज्य नहीं है अभाज्य कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो भाज्य नहीं है वो क्या कहलाएंगे? अभाज्य कहलाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी सी परिभाषा थोड़ा सा और मॉडिफाई करके थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाएंगे। लिखें, यहाँ पे आप लोग लिखें, ऐसी संख्याएं जिनके पास सिर्फ सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती अभाज्य संख्याएं कहलाती। ये कह रहा है, परिभाषा क्या कह रही है कि ऐसी संख्याएं जिनके पास सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य का मतलब यह है कि जो किसी अन्य से भाज्य ना हो। एक
और स्वयं के अलावा ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से क्या हो, भाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन भाज्य में से क्या कंडीशन थी कि एक के अलावा और स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा और संख्याओं से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ एक से और स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी 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 अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके पास सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे यहाँ पे लिखें आप, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 होगा, नहीं होगा, 11, 13 और 17 डॉट 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 कहाँ तक, ये चलती जाएंगी, ये भी इनफाइनाइट तक होंगी। कहाँ तक होगी, इनफाइनाइट तक होगी। ठीक, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करिए कि यहाँ पे देखिए 2 आया है। क्या आया है, 2। 2 इसमें नहीं रखा गया है, 2 इसमें रखा गया है। ठीक, 2 को क्यों अभाज्य संख्याओं में रखा गया है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपके बात समझ में आएगी कि जो 2 है इसके पास सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 है और 2 है, इसके अलावा इसके पास गुणनखंड नहीं है। यानी इन 1 और 2 के अलावा यह 2 किसी संख्या से पूर्णतः कटेगा नहीं। ठीक, और परिभाषा यही कह रही है कि ऐसी संख्याएं जिनके पास सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं कि 2 के पास भी कितने गुणनखंड थे, 2 ही गुणनखंड थे, इसलिए इसको अभाज्य संख्या में रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है एक पॉइंट नोट करेंगे। ठीक, लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है टेट में, पेट में, यूपीएससी टेट में, ये सब जो है एसटेट तक में पूछ लेता है। तो इसको आप नोट करें, देखें कि सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या 2 है। कौन सी है, 2। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 है। सबसे छोटी और अभाज्य सम संख्या 2 है। अभाज्य भी है, सम भी है, सबसे छोटी भी है। ये पॉइंट नोट करने वाली है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या, कौन सी है, 2 है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं सब अभाज्य तो हैं, अभाज्य के साथ साथ क्या है, विषम संख्याएं होंगी। अभाज्य के साथ क्या होंगी, विषम होंगी। अभाज्य के साथ क्या होंगे, विषम होंगी, और वो अनगिनत है। लेकिन तो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि टेट में पूछा था, पूछा था कि सबसे, अभी इसमें नहीं बताएंगे, आप इसको लिख लीजिए, तब फिर आगे वाले पेज में बताएंगे इसको। ठीक है, इसको लिखिए, इसको लिखिए, आप तभी बताते हैं। चलिए, इसको मिटाते हैं, और फिर आप, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जो है
डबल स्टार बना लीजिए, ठीक है। ये क्या है, या डबल स्टार ना बना के आप इसको लिख लीजिए इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य सम संख्या कौन सी, तो अब आगे बताते हैं, चलिए आगे। चलिए एक पॉइंट तो वहां पे आप लिखे हैं सबसे, यहाँ पे आप हेडिंग डालिए आप, मुख्य अब यहाँ से आप लिखिए क्या है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, तो दूसरी पॉइंट इसमें आप लिखेंगे एक से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। 25 होती है। 1 से लेकर 100 तक की कुल आभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। मतलब कहने का है कि 1 से लेकर 100 तक, अगर कहे कोई पूछे कि 1 से लेकर 100 तक में, 100 तक की गिनती में कुल आभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए, तो कितनी है, 25। कितनी है आप क्या बताएंगे, 25। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ देता है, कभी पेट में, कभी टेट में, कभी सी टेट में, सुपर टेट में, जहाँ 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 तक कि ये बड़े एग्जाम में पूछ भी सकता है, सीजीएल, एसएससी सीजीएल तक पूछ सकता है क्या है, सबसे लो क्लास का है, लेकिन तो सीजीएल एमटीएस तक पूछ देता है रेयर कंडीशन में, ठीक है। चलिए आप इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, 1 से 100 तक कुल आभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 25। अगर पूछ दे कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है। देखिए कहाँ से, 1 से कहाँ तक, 50 तक। 1 से 50 तक की कुल आभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। अगर हम देखें कि 50 से, अच्छा एक नियम बता सकते हैं ना, आपको ये पता है कि 1 से 100 तक की कुल आभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 25 है। कितनी होती है, 25 होती है। 1 से 15 तक की कुल संख्याओं की संख्या कितनी है, सॉरी 1 से 50 तक की संख्याओं की संख्या कितनी है, 15 है। तो 50 से हम पूछ दें 50 से 100 तक की संख्याओं की संख्या कितनी है, अगर पूछ दें तो कितनी होगी, मान लीजिए पता नहीं तो x मान लीजिए। अब इसको क्या करिए, x बराबर 25 माइनस 15, ठीक है, 10। तो ये तो अभी छोड़िए, उसे बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए एक चीज यहाँ देखिए, 1 से 50 तक की कुल आभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 15।
जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23, 23 के बाद 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 31 के बाद कौन सी होगी? 31 के बाद संख्या कौन सी होगी भाज? 31 के बाद 37, 37 के बाद कौन कौन सी होगी? 37 के बाद नहीं होगी, 41 होगी, 41 के बाद फिर कौन सी है? 43 है, 43, 43 के बाद फिर क्या है? 47 हो सकती है, 47, ठीक है। फिर 15 हो गई, 15 हो गई। हो सकता हमने काउंट किया है, सही किया काउंट। आज देख लेते हैं, देखें, पहले 2 है, फिर कौन सी है? 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 7 के बाद कौन सी है? 11 है, फिर कौन सी है? 13 है, 13 के बाद कौन सी है? 13 के बाद 17 है, 17 के बाद कौन सी है? 19 है, 19 के बाद कौन सी है? 23 है, 23 के बाद कौन सी है? 23 के बाद कौन सी भैया? 29 है ना? 29 है, 29 के बाद 31 है, 31 के बाद कौन सी है? 37 होगा, 37 के बाद 41 होगा, 41 के बाद जो है 43 होगा, और 43 के बाद कौन सा होगा? 47। गिनिए, काउंट करें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 15। कितनी हो गई? यानी कि 1 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 15। इसको लिख लीजिए आप, कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 44, 43 और 47, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिखिए, तो 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 होगी। कितनी हो गई? 10 हो गई। यानी अगर 1 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 15 है, तो 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। क्यों 10 होगी? क्योंकि 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 25 है। तो अगर 1 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या अगर 15 हो गई, तो जाहिर सी बात है कि 50 से 100 तक की संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 10 ही, क्योंकि 15 और प्लस 10 तभी क्या होगा? 25। ये मुख्य बिंदु इसके हैं, इसके लिख लीजिए। हाँ, अब 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 तो होगी। अब हैं कौन कौन सी? 10 तो हैं, हैं कौन कौन सी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। आप लोग सोचेंगे और बताएंगे कि 50 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं 10 तो हैं, वो कौन कौन सी हैं। अपने हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि ये संख्याएं हैं, ठीक है। इसके आगे की क्लास जो होगी, इसकी आगे क्लास कल दूसरे वीडियो में बनेगी। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और बहुत मतलब जो भी पढ़िए ना, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए कि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। कोई कोटा पूर्ति मत करिए, जो भी चीज़ें पढ़िए कम ही पढ़िए, लेकिन तो उसको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़िए, क्योंकि शिक्षा जो है ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपका मिसयूज कोई भी कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा, आप एक रोटी कम खाइए, आप थाली में ना लेके हाथ पर खाइए, लेकिन तो शिक्षित जरूर होइए, पढ़िए जरूर, क्योंकि बिना पढ़ाई के इस जीवन में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप कहेंगे नहीं। जय हिंद, नमस्कार।